इस कड़ी में अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर मनीषा बांगर जी। और डॉक्टर मनीषा बांगर एक सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और लीवर ट्रांसप्लांट की विशेषज्ञ हैं। वो पिछले 20 साल से अपने पेशे के साथ-साथ बहुजन आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नागपुर में जन्मी डॉक्टर मनीषा ने अपना उच्च शिक्षण चंडीगढ़ के पीजीआई और दिल्ली के जीबी पंत इंस्टीट्यूट से किया। उसके बाद वो देश के नामचीन मेडिकल इंस्टीट्यूट में कार्यरत रहीं। 1997 से बामसेफ और मूल निवासी संघ जैसे राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं। बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। साथ ही वो और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की फाउंडर मेंबर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर मनीषा लगातार फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा पर चलने वाले बहुजन समाज को संगठित करने का काम करती रहती हैं। मनुवादी मीडिया की बायस पत्रकारिता और बहुजन मसलों की जबरदस्त अनदेखी के मद्देनजर उन्होंने साल 2007 में 17 में या 7 में साल 2007 में मैं कंफर्म कर बताता हूँ आपको। 2017 में नेशनल इंडिया न्यूज चैनल की स्थापना की। आज नेशनल इंडिया न्यूज के यूट्यूबर पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। डॉक्टर मनीषा एनआईएन मीडिया नेटवर्क में बतौर एमडी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। इन सब के अलावा डॉक्टर मनीषा बांगर देश विदेश के कई संगठनों द्वारा सम्मानित भी की गई हैं। उनकी पहचान सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक और पब्लिक पॉलिसी विश्लेषक के तौर पे भी है। हाल ही में उनका चयन पब्लिक पॉलिसी में विश्व में दूसरे स्थान पर कायम हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी शिकागो यूनिवर्सिटी यूएसए में हुआ है। डॉक्टर मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन पा रही होंगी। आप हमें बहुजनों और माइनॉरिटी की स्टीरियोटाइपिंग रिपोर्टिंग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर वैचारिक ट्रेनिंग देंगी। ओवर टू यू डॉक्टर मनीषा बांगर जी। स्पीच मित्रा और तमाम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये बहुत अच्छा संकलन किया है और इतनी अच्छी मीटिंग ये लगाई है। तो सेकंड ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स का ये मीट यहाँ पर है। और इसके जो मुझे टॉपिक दिया गया है उसके पहले मैं तमाम जो पत्रकारिता के जगत में हैं उनको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाइयाँ देती हूँ। हिंदी पत्रकारिता आज किस मकाम पर है और किस मकाम पर रहनी चाहिए थी, इसमें तो खैर बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन उसकी चर्चा कभी और। आज हम जिस इस पर बोलने वाले हैं कि मीडिया में, खासकर संपूर्ण मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुजनों का और माइनॉरिटीज का किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग होता है। और जो यूट्यूबर्स है, जो अल्टरनेटिव मीडिया के लोग हैं, जो एक बहुजनों को आवाज देना चाहते हैं, माइनॉरिटी के लोगों को आवाज देना चाहते हैं, तमाम वंचित बहुजनों को आवाज देना चाहते हैं, वो इस स्टीरियोटाइपिंग के विपरीत या स्टीरियोटाइपिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए या इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और इसको बेअसर किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले सीधे टॉपिक पर जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यह जो संरचना है हमारे इस मीडिया की, मीडिया हाउसेस की, संपूर्ण मीडिया की, और उसका जो क्लास की संरचना है, उसकी कास्ट की संरचना है और जिन लोगों से वो बना हुआ है और जो उसका मकसद है, इन तीनों चारों चीजों की वजह से यह मीडिया हमारे बहुत सारे महापुरुषों और महापुरुषों के एनालिसिस का फोकस रहा है। और चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, पेरियार रामास्वामी हो, शाहू महाराज हो, या हाल ही में जितने भी तमाम एकेडमिक्स है, राइटर्स है, बहुजन समाज से और माइनॉरिटी के बैकग्राउंड के जो राइटर्स हैं, उन्होंने इस चीज को उजागर किया हुआ है कि यह कितना पक्षपाती और कितना ज्यादा बहुजन और बहुसंख्यक लोगों को एक नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग के रूप में दिखाने के लिए जिम्मेवार है। और ये जो नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग है, यह बहुसंख्यक लोगों के लिए और माइनॉरिटी लोगों के लिए है। ये स्टीरियोटाइपिंग पॉजिटिव तरीके से भी हो सकती है और हुई है, और इसके बेनिफिशियरी जो है वो यहाँ का अपर कास्ट अपर क्लास है, और जो इसके शिकार हुए हैं वो यहाँ का बहुजन बहुसंख्यक समाज है। तो इस तरह से इसका हमको ये सारा स्वरूप नजर आता है। तो यह इस चीज को किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग को, यह बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगी कि स्टीरियोटाइपिंग किस तरह से किया जाता है, कौन लोग हैं जो इसको स्टीरियोटाइपिंग करते हैं,
और इसके पीछे का मकसद क्या होता है, फिर उस स्टीरियोटाइपिंग को हम लोग डाइल्यूट किस तरह से किया कर सकते हैं, उसको बेअसर कैसे कर सकते हैं, और आखिरी में कि इसका जो एक फ्यूचर है, इसका एक जो कारवां है, ये किस तरह जाना चाहिए। तो इन कुछ चंद पॉइंट्स पर मैं अपने चार शब्द रखकर इसको, क्योंकि मुझे 10 या 15 मिनट का समय दिया हुआ है और बहुत लंबा समय गुजर गया है, मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा समय इसमें लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग होती है। आप देखेंगे कि हम सभी लोग यूट्यूब के ज़रिए करते हैं। मुझे इस वक्त में ये बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास कि मैं तमाम जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग होती है मैं बताऊं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ की यूट्यूब और टीवी चैनल्स के माध्यम आते हैं, बिल्कुल उसमें उसके नज़रिए से मैं बताना चाहूँगी। और बहुसंख्यक बहुजनों के मुतालिक जो चीज़ें होती है वो आप देखेंगे कि उनके प्रतिनिधित्व के मामले हैं, उनकी हिस्सेदारी के मामले हैं, रिजर्वेशन के मामले हैं, उनके ऊपर अत्याचारों के मामले हैं। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र यह समाज जो है यह आंदोलित रहता है, ये अपनी आवाज़ उठाना चाहता है। इनके ऊपर वो हिंसक घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, और इन 3-4 मुख्य पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही इनका जीवन पूरी तरह से आतंकित रहता है, अफेक्टेड रहता है। तो जब यूट्यूब और या मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया इसके ऊपर जब अपनी रिपोर्टिंग करता है, तो अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रोटेस्ट, हम पहला पॉइंट अगर लेते हैं कि प्रोटेस्ट का किस तरह से रिपोर्टिंग किया जाता है, तो प्रोटेस्ट का रिपोर्टिंग इस तरह से किया जाता है। आप जनसत्ता उठा लीजिए, दैनिक जागरण उठा लीजिए, या तमाम टीवी चैनल्स जिनको कि हम संघीय मीडिया के नाम से जानते हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम से जानते हैं, जिसको गोदी मीडिया कहा जा गया है। मैं उसको गोदी मीडिया नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा उसके क्लास और कास्ट बैकग्राउंड से आइडेंटिफाई करती हूँ। चाहे उसको आप बामन बुनिया मीडिया कहें, जिस तरह से कांशीराम जी ने कहा है, या डॉक्टर आम्बेडकर ने उसको सवर्ण क्लास मीडिया कहा है, जिस भी तरह से किया कहें। तो ये तमाम मीडिया उसको किस तरह से रिपोर्ट करता है, उसको जब भी आप देख लीजिए 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, आप बहुजन क्रांति मोर्चा हुआ था, मराठा क्रांति मोर्चा में हाल ही के कुछ पिछले 7-8 सालों की ही कुछ चीजें मैं इंसिडेंट्स ले रही हूँ, और वहां पर आपको देखेंगे कि ये तमाम मीडिया ने उसको इस तरह से किया है कि दलित लोग इकट्ठा हुए हैं, वो बहुजन शब्द भी नहीं यूज करते। मराठा लोगों का भी अगर आंदोलन है तभी भी उसको वो दलित कहते हैं। अगर बहुजन क्रांति मोर्चा है तभी भी उसको दलित कहा जाता है। भीमा कोरेगांव की रिपोर्टिंग में और ये तमाम रिपोर्टिंग में कहा गया है कि भीड़ हिंसक हुई, दलितों की भीड़ उग्र हुई, इस तरह से। और उसको जो एक तरफ अगर पुलिस की तरफ से अगर जातियां हुई है, जो कि बाद में डॉक्यूमेंटेड रही है, फिर भी उसको बताया गया कि दंगे हुए हैं। दंगा का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां, दोनों तरफ से, लेकिन अगर एक तरफा अगर उस चीज को बढ़ाया गया, जिस तरह से कि हमको दिल्ली पोग्राम में दिखता है, हमको और भी कई जगहों पर दिखता है, तो उसको दंगा करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। मैंने एक पेपर उठाया जहां पर कि मेरे ख्याल से जनसत्ता ही था, और उसमें यह बताया गया कि जब 2 अप्रैल का आंदोलन और वहां पर प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो रहा था, पूरे भारत भर में हो रहा था, तो वहां पर यह नहीं बताया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग किस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर यह बताया जा रहा है कि बंदोबस्त, कड़ा बंदोबस्त पूरी सरकारें लगा रही है। पंजाब की सरकार लगा रही है, यहाँ पर ये स्टेशनों में लगाया गया है, रेलवे ट्रैक पे लगाया गया है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है, और पुलिस बंदोबस्त, रैपिड एक्शन फोर्स, और ये तमाम चीजों का बंदोबस्त किस तरह से किया जा रहा है, ये बताने की पूरी तरह से बताने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं वो, कि ये लोग जो इकट्ठा होने वाले लोग हैं, ये उग्र लोग हैं, ये तहस नहस करने वाले लोग हैं। ये इस तरह से इनका मानसिक मतलब पूरे भारत भर के लोगों की मानसिक प्रिपरेशन किए जा रहे हैं कि एक बहुत उग्र लोग इकट्ठा होने वाले हैं 2 अप्रैल को, और वो कुछ करने वाले हैं। इस तरह से उसको बताया जाता है।
अब इसको बताने के बाद में आप देखेंगे कि अ, 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 इसका ये पूरा का पूरा नैरेटिव इस तरह से कंटिन्यू किया जाता है। ये हो गई प्रोटेस्ट की बात। जब हम लोग इंसिडेंट्स के बारे में आते हैं तो हमारे पहले जब चंद्रशेखर जी ने बात की हथरस की और तमाम जब इंसिडेंसेस, चाहे वो भगाना कांड हो, चाहे एमपी में जितने भी अत्याचार हुए हैं, रोहित वेमुला से लेकर तो पिछले 2 साल के पहले एक लड़की को पूरी तरह से जिंदा जलाया गया था, शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, अनगिनत वाकयात है। और उसमें वहां पर जो अगर तो वो ओबीसी बैकग्राउंड का अक्यूज्ड है तो उसको ओबीसी उसकी जात के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन अगर वो ठाकुर है, अगर वो उच्च वर्णीय है तो उसको दबंग करके बताया जाता है। दबंग जाति के लोगों ने इस तरह से बताया जाता है, मतलब जाति छुपाने की पूरी तरह से कोशिश होती है। लेकिन शेड्यूल कास्ट लड़की का नाम, उसका उसकी जात, उसके लोगों की, उसके प्रोफेशन सारे, जबकि ये मीडिया के एथिक्स में, तमाम एथिक्स में कहीं पर भी ध्यान नहीं देता, लेकिन ना लिबरल मीडिया ना संघी मीडिया उसका कोई आलोचना करते हुए नजर आता है कि किस तरह से नाम सामने आया। ये आप देखेंगे कि उस और अगर वह लिंचिंग का मामला अगर होता है तो उसमें पहले तो बताया ही नहीं जाता, या फिर बताया भी जाता है कि मुस्लिम युवक का लिंचिंग हुआ है। तो इस तरह से माहौल बनाया जाता है ताकि तमाम लोगों को यह संवेदना पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के तो लिंचिंग होते ही हैं, और जब अक्यूज्ड लोगों के, जो आरोपी हैं, उनके नाम बताने की बात आए तो उनको बताया जाता है कि या तो भीड़ ने किया, या तो बताया जाता है कि क्या कहते हैं, गो रक्षकों ने किया। मतलब गो आतंक बोलने के बजाय गो रक्षक, एक पॉजिटिव फ्रेम में उनको बांधा जाता है। तो इस तरह से एक ये मानसिकता पैदा की जाती है। वो क्यों की जाती है मैं आपको संक्षिप्त में बाद में बताऊंगी। अब आते हैं हम लोग कि मुसलमानों की किस तरह से यहाँ पर ये होती है। मुसलमानों को तो और सिखों को और जहाँ तक बौद्धों को कॉर्नर किया जाता है, बौद्धों को एक विपक्ष में लेकर आया जाता है, क्रिश्चियनों के अपोजिशन में वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात होती है उनको अतेरे की, बिना तहकीकात किए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब अभी रिपोर्ट भी दाखिल नहीं हुई तभी भी सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट या अतीरे की। ट्राइबल्स के बारे में कोई न्यूज नहीं होती, उनको एंटी नेशनल ये बताया जाता है, ये तो हमको मालूम नहीं है। और रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन के मामले में पूरी तरह से उदासीनता, इनके कभी भी पॉजिटिव स्टोरीज नहीं आती, असर्शन की स्टोरीज नहीं आती। जहां पर उन्होंने कुछ हासिल किया हो, किसी मकाम पे पहुंचे हो, कोई नया पदक मिला है, कोई अच्छी चीज हुई है, ऐसी कोई बात नहीं आती है। अगर इंटरनेशनल इस पर कोई उनकी ख्याति बढ़ी हुई है, उसमें कोई चीज बताई नहीं जाती। तो इस तरह से यह सामने आती है। अब मजे की बात कि देखिए, यह इसके लिए ना सिर्फ सो कॉल्ड राइट विंग मीडिया इसके लिए जिम्मेवार है, मगर जो लिबरल तथाकथित लिबरल मीडिया वो भी जिम्मेवार है। हाल ही में कोरोना का तमाम जितने भी कोरोना के वक्त में हम लोग देखें, तबलीगी जमात को लेकर क्या क्या हुआ हम तो सबको मालूम है। तो जब बीबीसी, अब मैं लिबरल मीडिया के ऊपर आती हूँ, तो बीबीसी को लिबरल मीडिया माना जाता है और एनडीटीवी को लिबरल मीडिया माना जाता है। एनडीटीवी की चित्रा त्रिपाठी ने जब भीमा कोरेगांव पर रिपोर्टिंग किया तो उसने कहा दलित उग्र हुई, और वही नैरेटिव चलता रहा। भीमा कोरेगांव का और एनडीटीवी का कोई भी रिपोर्टिंग देख लीजिए, इसी तरह का रिपोर्टिंग चलता रहा। कोरोना को लेकर तबलीगी जमात का सारा रिपोर्टिंग देख लीजिए उसी तरह से। और जो लिबरल मीडिया है वो उसको उनको विक्टिम करके दिखाता रहा, लेकिन पॉजिटिव जो उन्होंने क्या किया है उसका नहीं दिखाता। बीबीसी का मैं आपको बता रही हूँ कि हाल ही में कोरोना से रिलेटेड न्यूज आई है। कोरोना से रिलेटेड न्यूज है तो उसका विजुअल जो एक इमेज है, ये मानसिकता, एक ओपिनियन, एक सहमति, एक मत बनाने का षड्यंत्र किस तरह से चलता है। आप देखिए, उन्होंने महिला का चित्र लगाया जो कि बुर्खा पहने हुए हैं, और एक व्यक्ति का, पुरुष का चित्र लगाया जो कि नमाज की टोपी पहने हुए हैं। कोरोना की बात चल रही है, आपको वहां पर नमाजी टोपी दिखाने की क्या जरूरत है? आप क्या कोरोना के सिर्फ मुसलमान लोगों को हुआ है? लेकिन जो तबलीगी जमात का नैरेटिव उन्होंने बनाया था उसको वो बरकरार रखना चाह रहे हैं 1 साल के बावजूद भी। ये उसके पीछे की मंशा है।
2013 में आप देखेंगे कि ये सिर्फ हमारे महापुरुषों में नहीं या हम आज बैठ के ही नहीं, तो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में सेज पब्लिकेशन तो कास्ट एंड एडिटोरियल रूम में पूरी तमाम बात ही हुई है कि किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग किया जाता है, और बहुत सारे आर्टिकल्स अभी मौजूद है। अगर आप गूगल भी कर लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल इसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो यह मैं फिर से उजागर करना चाहती हूँ कि कोई भी भाग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का इससे बेमुख नहीं रहा है इस तरह से स्टीरियोटाइपिंग की। तो क्यों, अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि क्यों की जाती है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग इसके लिए की जाती है कि आपकी सहमति बनाई जाए, आपका मत परिवर्तन किया जाए, ओपिनियन बनाया जाए, यहाँ के डोमिनेंट नैरेटिव और डोमिनेंट डिस्कोर्स और डोमिनेंट जो है समझ है उसके अनुकूल बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? ताकि जब स्टेट के तरफ से या पुलिस के तरफ से या हुक्मरान लोगों की तरफ से ज्यादतियां हो तो उसके लिए आपके तरफ से कोई सवाल खड़े ना हो, ना इंटरनेशनल तौर पर या आपके अपने लोगों, देश के लोगों से कोई सवाल ना क्रिएट हो। कैसे? क्योंकि भीमा कोरेगांव में उन्होंने इस तरह से मत बना दिया, आज 3000 से ज्यादा लोग आज भी इनकार्सरेटेड है, मतलब जेलों में बंद है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये खुद ही उग्र हुए थे और वो लोगों का आक्रोश नहीं पैदा होता। उसी तरह से 2 अप्रैल के इसमें आप देखेंगे 9 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन जो आक्रोश और जो ये बनना चाहिए था वो बाकी के लोगों से के मन से संवेदना भी नहीं हुई। तो संवेदना पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस तरह से ये किया जाता है। तो इस दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं और यूट्यूबर्स को क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने तहकीकात करके अपनी चीजें सामने लानी चाहिए, ये और उसके पहले ये जो सत्य है, ये जो तथ्य है, इनको पूरी तरह से समझना होगा। इसके पीछे की मानसिकता, इसके पीछे का क्लास स्ट्रक्चर, कास्ट स्ट्रक्चर, ये सारा चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा और लिबरल मीडिया के अधीन न जाते हुए, उनके भक्त न बनते हुए हमको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है न्यूज, उसके ऊपर अवलंबित अपनी स्टोरीज या अपनी तहकीकात नहीं बनानी है। हाँ, ये जरूर है कि हालांकि अभी लिटरली फेक न्यूज के माध्यम से कई साइट्स आए हैं जो कि फेक न्यूज को एक्सपोज करते हैं और उसको, तो उनके बलबूते आप कुछ तहकीकात की जानकारी ले सकते हैं, अपनी स्टोरीज को सशक्त बना सकते हैं। और जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, तो पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग के लिए हमको इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि जाति सूचक शब्द ना हो, जाति का उल्लेख ना हो, या जाति का उल्लेख तभी हो जब वो मायने रखता है, और एकता, बहुजन एकता, और सहजता, संवेदनशीलता, ये तीनों चारों चीजों को इकट्ठा करते हुए एक यूनिफाइड तरीके का अप्रोच हो, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी भी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि बहुत सारे लोगों को दलित शब्द से भी क्या कहते हैं, आपत्ति हुई है, क्योंकि वो संकुचित करता है, आंदोलन को संकुचित करता है, हमारे फोर्स को संकुचित करता है। तो इससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सशक्त शब्द और नॉमेनक्लेचर जो है, और शब्द बोली जो है वो गोली का रूप धारण करके सही जगह पर लग सकती है। और मुस्लिम बनाम हिंदू का इस तरह से जो रूपांतर होता है, उस तरह से उसको पूरी तरह से रोकना चाहिए। वो किस तरह से रोकना चाहिए, अभी वो मेरे पास वाकई में समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में हिंदू बनाम मुसलमान की बात चल रही है, तो वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अगर चल रही है, तो हमको तुरंत बहुजन परिप्रेक्ष्य में हमको उसको प्रतिनिधित्व, हमारी हिस्सेदारी, हमारा शिक्षण, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, इन चीजों पर हम लोग तुरंत उसको अगर लेकर आते हैं, तो यहाँ की हुक्मरान इमीडिएटली घेरे में आ जाते हैं, यहाँ का मीडिया इमीडिएटली घेरे में आ जाते हैं। अगर आज रूबिका लियाकत जो है और रोहित सरदाना उनका जान गई है, उनकी माता की जान गई है, उन्होंने इस चीज को कभी उजागर नहीं किया, स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछा, कभी भी उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को एक्सपोज नहीं किया, उसके साथ बहते चले गए। तो हम लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया को एक्सपोज करते रहना पड़ेगा, लिबरल और ये
दोनों मीडिया को और साथ में इनके मंशा को, इनकी ये जो षड्यंत्र है उसको भी कंटिन्यूसली एक्सपोज करते रहना पड़ेगा। उसके बगैर ये बात नहीं बनेगी। और आखिरी में जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ और अपना वक्तव्य यहाँ पर खत्म कर देना चाहती हूँ। वो ऐसा कि मेरे साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं, करीबन 70-75 लोग जुड़े हुए हैं, और मेरा मानना है कि सारे यूट्यूबर्स हैं। आपने शायद वो एक फिल्म देखी होगी, स्टार वॉर्स, अंग्रेजी में है वो, आप लेकिन जरूर देखिए। जब भी आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, आज डेमोक्रेटिक की बात हो रही है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, लेकिन अगर हम लोग उसकी संरचना देखते हैं तो क्या वाकई में वो डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक अगर मीडिया नहीं है, खुद डेमोक्रेटिक नहीं है, तो क्या वो लोकतंत्र का स्तंभ बन सकता है? जो लोकतंत्रिक ही नहीं है वो क्या खुद लोकतंत्रिक स्तंभ बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और यह जो स्टार वॉर्स में इतनी चीज बताई है कि ये पूरी गैलेक्सी है, पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में ये जो हीरो है वह वो रिपब्लिक ब्रह्मांड या रिपब्लिक ऑफ द यूनिवर्स करके उसको पेश करता है। लेकिन वो जो रिपब्लिक है, तथाकथित रिपब्लिक है, वो सारे गैलेक्सीज जो है, अलग अलग ब्रह्मांड है, उसमें का जो उच्च वर्णीय है, फ्यूडल क्लास है, उनका ही रिप्रेजेंटेशन करता है। और वो सब इकट्ठा होकर अपना निर्णय करते हैं और अपनी बातें करते हैं। और जब वहां के तत्कालिक जो बाकी के ब्रह्मांड का और बाकी गैलेक्सीज के लोगों के इसमें से उनको ये नजर आता है कि किस तरह से ये हमें बुद्धू बना रहे हैं, और जब वो आवाज उठाने लग जाते हैं तो वो डिमोस साइडियस को, जो कि एक बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन और मोनार्किक और बहुत ज्यादा तानाशाही व्यक्ति होता है, उनके हाथ में वो अपनी सत्ता दे देते हैं। तो ये तथाकथित डेमोक्रेटिक कहने वाले लोग, अगर आप उसका पूरी तरह से संरचना को हमारे एडिटोरियल रूम्स में और हमारे तमाम मीडिया हाउसेस के रूम्स में देखेंगे तो वैसा ही चित्र नजर आता है। और यह जो चित्र है, इसको बदलने के लिए इनके क्लास को और इनकी संरचना को तमाम सवालात पूछने पड़ेंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मनीषा बांगर जी, आपने बहुत अच्छे से इस पूरे विषय के बारे में हमको बताया।